दोपहर के वक्त अर्दली ने मुझे बताया कि कर्नल साहब आ गया है। अर्दली दौड़ा गया। 1 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त गुजर गया होगा कि अर्दली दौड़ता आया। कहने लगा कि मुझे कर्नल साहब ने बुलाया है। वो मुझे अपने साथ ले गया और एक कमरे में दाखिल करके खुद बाहर खड़ा रहा। मैंने कर्नल को देखा। मैं समझा कि मुझे देखकर उसे गुस्सा आ गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी शक्ल ही ऐसी थी। उसमें सिर्फ ये खूबी थी कि उसका रंग गोरा था। अगर उसका रंग हमारे मुल्क के लोगों जैसा होता तो मैं उसे जल्लाद समझता। उसका कद मेरी तरह दराज था, लेकिन मैं समझ ना सका कि उसका कद भद्दा क्यों लगता है। मेरा ख्याल है कि होंठों पर मुस्कुराहट हो तो चेहरे पर रौनक आ जाती है और भद्दे नक्शो निगार भी अच्छे लगने लगते हैं। उस कर्नल के चेहरे पर गुस्से का गहरा तासुर था। वो चेहरे से अपनी मेम साहब से बहुत ज्यादा उम्र का लगता था। उसकी उम्र थी ही ज्यादा। उसने बात की तो पता चला कि साफ उर्दू बोल सकता है। तुमने मेम साहब को मेजर वेस्ट मैकार्ड को फरार करवाने की जो बात सुनाई है, क्या वो दुरुस्त है? कर्नल साहब ने, जिसका नाम नॉर्थ था, मुझसे पूछा। हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त है। फिर रजमक अपनी दुकान पर क्यों नहीं चले गए? कर्नल नॉर्थ ने पूछा। इधर क्या लेने आ गए हो? मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं था कि यह सवाल भी पूछा जा सकता है। मैंने बड़ी तेजी से सोचा और दिमाग में जवाब आ गया। साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया, मैंने एक अंग्रेज मेजर को पठानों की कैद से फरार करवाया है और खुद भी फरार हुआ हूँ। अगर मैं रजमक चला जाऊं तो मुझे दुकान के माल के लिए बन्नू आना पड़ता है। ये खतरा हर वक्त मौजूद रहेगा कि पठान मुझे कत्ल कर देंगे। कर्नल नॉर्थ ने अपनी मेम साहब से अंग्रेजी में कुछ कहा जो मैं ना समझ सका। मेम साहब ने जो कुछ कहा वो भी ना मैं समझा, लेकिन इतना जरूर पता चलता था कि वो गुस्से में बात कर रही हैं। कर्नल नॉर्थ ने भी गुस्से में बात की। उसकी मेम उससे ज्यादा गुस्से में बोली। कर्नल नॉर्थ ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे से पता चलता था कि मुझे उठाकर बाहर फेंक देगा। तुम बाहर ठहरो जवान, उसने मुझे कहा, हम तुम्हें अभी बुलाते हैं। मैं बाहर निकल आया और दरवाजे के साथ खड़ा हो गया। अंदर से सख्त गुस्सीली बातों की आवाजें आने लगीं। मियाँ बीवी लड़ रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद कर्नल साहब की आवाज यूं खामोश हो गई जैसे मेम साहब ने उसका गला दबा दिया हो। मेम साहब बोलती रही। वो कर्नल साहब को डांट रही थी। वो बोलते बोलते बाहर आई। कर्नल साहब ने तुम्हें बंगले में नौकरी दे दी है, मेम साहब ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाऊंगी। 4-5 दिनों में मेरा हुलिया बदल चुका था। मेरी दाढ़ी बिल्कुल साफ हो गई थी। मैं चूड़ीदार पाजामे और कुर्ते में मलबूस था। ऊपर रिसाले के सवारों जैसा फ्रॉक कोट था जिसका रंग सुर्ख था। उसके बड़े बड़े बटन पीतल के थे। एक चौड़ी और सुनहरी पेटी थी जो मेरी कमर के गिर्द कसी होती थी और सर पर तुर्रेदार पगड़ी। ऐसे सजे सजाए हुए अर्दली या चौबदार नवाबों और महाराजों के दरबारों में होते थे, या आला ओहदेदार के अंग्रेज अफसर इस किस्म के खास अर्दली रखा करते थे। ये नुमाइश के लिए रखे जाते थे और ये अमारत की निशानी होती थी। मैंने जब मेम साहब के ड्रेसिंग टेबल के कद आदम आईने में देखा तो मैं अपने आप को पहचान ना सका। ये कोई बड़ा ही खूबसूरत जवान था। मेम साहब ने हुक्म दिया कि मैं हर रोज शेव करूं और मूछों को ताव देकर रखूं। घर में मेहमानों के आने की सूरत में या पार्टी में मुझे अंदर मौजूद रहना और नौकरों पर हुक्म चलाना था और मेम साहब के अहकाम की तामील करनी थी। चंद दिनों में मेरा रंग रूप निखर आया। मेरे जूते अर्दली पालिश करता था। मेम साहब हर सुबह मेरा मुआयना करती थी, लेकिन कर्नल नॉर्थ मुझे घूरता रहता था। अपनी मेम साहब से डरता बोलता नहीं था। मैंने इन चंद दिनों में ही देख लिया कि कर्नल साहब की गैर हाजिरी में इस बंगले में क्या होता है। मैंने 3 अंग्रेज लेफ्टिनेंट देखे जो बारी बारी मेम साहब के पास आते थे। मेम साहब मुझ पर बहुत मेहरबान थी। बाज़ औक़ात मेरे साथ दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी पर उतर आती थी। ये तो वो हर रोज़ कहती थी कि तुम बहुत खूबसूरत जवान हो। उसने एक रोज़ मुझे कहा कि वो उर्दू सही नहीं बोल सकती, मैं उसे उर्दू बोलने की मश्क करवा दिया करूं। जब कर्नल नॉर्थ अपने रिसाले में चला जाता तो मेम साहब मुझे अपने पास बुला लेती और मुझसे सही उर्दू सीखती। वो मेरे सामने बैठती थी, फिर मेरे साथ बैठने लगी, फिर वो इस तरह बैठने लगी कि मेरे साथ लग जाती। 15-20 दिनों में ही मेरे और मेम साहब के दरमियान देसी और विलायती का, आका और अर्दली का फ़र्क मिट गया। मेम साहब ने कर्नल नॉर्थ के खिलाफ बातें शुरू कर दी। उन बातों से साफ पता चलता था कि वो कर्नल नॉर्थ को घर में देखना नहीं चाहती। देखो मोहम्मद खान, एक रोज़ उसने कहा, कर्नल साहब कभी तुमसे पूछे कि आज यहाँ कौन आया था तो कहना मुझे मालूम नहीं। तुम्हें मैंने नौकरी दी है। कर्नल साहब तुम्हें नौकरी नहीं दे रहा था। कर्नल साहब बहुत बुरा आदमी है। वो यहाँ नहीं होता तो मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं। आप फिक्र ना करें मेम साहब, मैंने कहा, आप जो हुक्म देंगी मैं उससे 1 इंच इधर उधर नहीं होऊंगा। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आपको दोस्तों की कितनी ज़रूरत है। तुम भी मेरे दोस्त हो मोहम्मद खान, उसने मुस्कुरा कर कहा। दरवाजे की चिटखनी चढ़ा दो। मैंने दरवाजे की चिटखनी चढ़ा दी। वो लंबे सोफे पर बैठी हुई थी। इधर आओ, उसने कहा, मेरे पास बैठो।
मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो मेरे साथ बेतकल्लुफ तो थी, लेकिन उस रोज मैं उसके चेहरे पर कोई और ही तासुर देख रहा था। उसकी आंखों से शक होता था जैसे वो नशे में हो। इससे पहले उसने कभी नहीं कहा था कि दरवाजे की चिटखनी चढ़ा दो और मेरे पास बैठो। उसने हाथ लंबा किया। मत डरो मोहम्मद खान, उसने मखमूर सी आवाज में कहा। आगे आओ। मेरे कदम रुक गए। मोहम्मद खान, मेम साहब ने हुक्म के लहजे में कहा। मैंने कहा है कि आगे आओ। जिन होंठों से यह हुक्म निकला था उन होंठों पर मुस्कुराहट भी थी। चेहरा गोरा हो या काला, उस पर जज्बात का अक्स एक जैसा होता है। इंसान इंग्लिस्तान का हो या अफ्रीका का, उसका चेहरा उसकी अंदरूनी कैफियत का आईना होता है। कर्नल नॉर्थ की मेम साहब के चेहरे पर जो तासुर था वो मेरे लिए नया और अनोखा नहीं था। उसके हुक्म को मैं समझता था, ये हुक्म नहीं दावत थी। तुम हमारे अर्दली हो मोहम्मद खान। मेम साहब ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें हमारा हर हुक्म मानना पड़ेगा। उसने मुझे अपनी तरफ घसीट लिया। मैं कहाँ का शरीफ आदमी था, मैंने मज़ाहमत ना की और एक ही लम्हे बाद मलका विक्टोरिया की बादशाही मेरे बाजुओं में सिमट आई। उस रोज़ के बाद मैं मेम साहब का पालतू कुत्ता बन गया। गुलाम का एक इस्तेमाल ये भी होता है कि अपने आका के गुनाहों की गठरी अपने सर पर रख ले और कभी ऐसी वैसी हो जाए तो कह दे कि इस गठरी में उसके अपने गुनाह हैं, फिर वो उनकी सज़ा भुगते। कर्नल नॉर्थ को मैं देखता तो मुझे ख्याल आता था कि आधी दुनिया पर बादशाही करने वाले इस अंग्रेज़ की बादशाही अपने घर में आकर ख़त्म हो जाती है। उसका तो मुझ पर भी हुक्म नहीं चलता था, उसकी मेम साहब अब मेरी दाश्ता थी। 3 अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट थे जिनके साथ मेम साहब की दोस्ती थी। तीसरे चौथे रोज़ उनमें से एक मेम साहब के पास आता था। 1 महीना गुजरा तो मैंने देखा कि उनमें से 2 गायब हो गए और एक आता रहा। 8 दिन और गुजरे तो एक अंग्रेज़ कैप्टन आया। रात का वक्त था, मेम साहब खाना खा चुकी थी और उसने मुझे अपने पास बिठा रखा था। मैं उसे उर्दू बोलचाल सिखा रहा था। वो उर्दू सिर्फ बोलने की हद तक सीखना चाहती थी, लिखने और पढ़ने की उसे ज़रूरत नहीं थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेम साहब ने मुझे कहने के बजाय कि मैं देखूं कौन है, बैठे बैठे कहा, कम इन। कर्नल नॉर्थ घर नहीं था, ना उसके आने की तवक्को थी। उसका रिसाला 2 दिनों के लिए कैंप के लिए छावनी से बहुत दूर जंगल में गया हुआ था। ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। एक अंग्रेज कैप्टन अंदर आया। उसका कद बुत मेरे जितना था। रंग तो अंग्रेजों का गोरा होता ही था। उस कैप्टन के नकूश बड़े अच्छे थे। मैं उसे पहली बार देख रहा था। मेम साहब ने बैठे बैठे एक सोफे की तरफ इशारा करके कैप्टन को बैठने को कहा। इससे मैं समझ गया कि इस कैप्टन के साथ मेम साहब की पहली मुलाकात है और अब उसे तवक्को थी कि ये कैप्टन आएगा। कैप्टन जो मुस्कुराता हुआ आया था, बैठने के बजाय मुझे देखने लगा। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं मेम साहब के पास बैठा हुआ था, जो उसे शायद बुरा लगा था। उसने मेम साहब के साथ बात की। मैं अंग्रेजी नहीं समझता था। उसने शायद पूछा था कि मैं कौन हूँ। मेम साहब ने कुछ जवाब दिया। तुम बाहर चले जाओ, कैप्टन ने अपने लहजे में उर्दू बोलते हुए मुझे कदरे गुस्से से कहा। फिर कभी मेम साहब के साथ इस तरह ना बैठना। मैं उठा, लेकिन मेम साहब ने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, तुम बैठे रहो। कैप्टन ने उसके साथ गुस्से से बात की और बाहर की तरफ इशारा करके मुझे कहा, चलो निकलो यहाँ से। उसके चेहरे पर नफरत थी। देसी लोगों को अंग्रेज इसी तरह नफरत की निगाहों से देखा करते थे। मेम साहब ने मेरा बाजू ना छोड़ा और मैंने उसकी तरफ देखा। ठीक है मोहम्मद खान, मेम साहब ने मुझे नरम से लहजे में कहा, अपने क्वार्टर में चले जाओ, सुबह आना। मैंने चलते चलते कैप्टन की तरफ देखा। वो मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर नफरत और गहरी हो गई। उसके होंठ हिले और उसकी सरगोशी सुनाई दी। साफ पता चलता था कि उसने मुझे गाली दी है। मैं जब दरवाजे से निकल रहा था तो मुझे मेम साहब की आवाज़ें सुनाई दी। वो कैप्टन के साथ गुस्से से बात कर रही थी। मैं रोज़मर्रा की तरह सुबह अपनी वर्दी पहनकर मेम साहब के पास गया और सलाम किया। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सलाम। तुम आ गए, मेम साहब ने कहा। रात को कैप्टन साहब बहुत खफा हो गए थे, तुम नाराज़ ना होना। ठीक है मेम साहब, मैंने कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं बहुत नाराज़ था, लेकिन मैं सिवाय ठीक है मेम साहब कहने के और कुछ नहीं कर सकता था। मेम साहब ने मुझे किसी और मकसद के लिए पसंद कर लिया था, वरना वो ये ना कहती कि मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तानी अर्दलियों का यही काम होता था कि साहब बहादुर को झुककर सलाम करें और सीधे उस वक्त हों जब साहब बहादुर आगे चला जाए। और अगर साहब बहादुर किसी और का गुस्सा अर्दली पर निकाले तो अर्दली सर झुकाकर कहे, ठीक है साहब बहादुर। तीनों लेफ्टिनेंट जो मेम साहब के पास आया करते थे, कभी कभी मुझे 1 रुपया या 8 आने बख्शिश दे जाया करते थे। ये रिश्वत होती थी कि मैं कर्नल साहब को पता ना चलने दूं कि उसकी गैर हाजिरी में यहाँ कौन आता है। मगर उस कैप्टन ने आते ही मुझे धुतकार दिया। तीसरे लेफ्टिनेंट ने भी आना छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि उसे कैप्टन ने भगाया होगा। कैप्टन, जिसका नाम एडिसन था, मेम साहब से 3-4 साल बड़ा होगा।
मैं पहले बता चुका हूँ कि कर्नल नॉर्थ मेम साहब से 15-16 साल बड़ा था। मेम साहब की उम्र 24-25 साल थी। जिस तरह मेम साहब खूबसूरत थी, उसी तरह कैप्टन एडिसन खूबसूरत और जवान था और जिस्म से पहलवान या बॉक्सर लगता था। वो तीसरे चौथे रोज़ कर्नल नॉर्थ की गैर हाजिरी में आता था। मुझे नफरत से घूरना उसकी आदत बन गई थी। मैंने देखा कि मेम साहब उसे देखकर खेल उठती थी, मगर कैप्टन एडिसन मुझे देखकर सख्त बरहम हो जाता था। उसे गालिबन शक हो गया था कि मेम साहब ने मेरे साथ गलत किस्म की बेतकल्लुफ़ी पैदा कर रखी है। कुछ दिनों के बाद मेम साहब ने एक और मामूल बना लिया। वो घोड़ों का ज़माना था। शाम को अंग्रेज़ अफसर घोड़ों पर सवार होकर सैर को निकला करते थे। कर्नल नॉर्थ का एक घोड़ा सरकारी था और एक उसका अपना। एक शाम मेम साहब ने दोनों घोड़ों पर जीनें कसवाईं। एक पर खुद सवार हो गई और दूसरे पर मुझे सवार होने को कहा। कहने लगी कि सैर को जाना है। उसका घोड़ा चल पड़ा। मैंने अपना घोड़ा उसके घोड़े के पीछे कर लिया। मैं अपनी मखसूस वर्दी में था। हम छावनी से निकल गए और जंगल में दाखिल हो गए। उस जमाने में वो इलाका वीरान हुआ करता था। 2-3-4 अंग्रेज घोड़े दौड़ा रहे थे। हम जब इतनी दूर निकल गए कि छावनी नजर नहीं आती थी, एक घुड़सवार बाएं तरफ से घोड़ा दौड़ाता हुआ हमारी तरफ आया। तुम इधर ठहरो मोहम्मद खान, मेम साहब ने मुझे कहा। मैं यहीं मेरा इंतजार करो। उसने घोड़े को एड़ लगाई और उस सवार की तरफ चली गई जो इधर आ रहा था। सूरज गरूब होने में अभी कमोबेश 1 घंटा बाकी था। वो सवार जरा और करीब आया तो मैंने पहचान लिया कि वो कैप्टन एडिसन था। उसने मेम साहब को अपनी तरफ आता देखकर घोड़े को इस तरह मोड़ा कि दोनों घोड़े पहलू ब पहलू हो गए और दौड़ते रहे। आगे जाकर वो नीचे उतर गए। वहां जमीन नशेब में चली गई थी। मैंने जहां घोड़ा रोका था वहीं उतरकर मेम साहब का इंतजार करने लगा। वो दोनों उस वक्त आए जब सूरज गरूब हो चुका था। मेरे करीब आकर कैप्टन एडिसन ने घोड़ा मोड़ा और जिधर से आया था उधर ही चला गया। कैप्टन साहब बहादुर बहुत अच्छा आदमी है, मेम साहब ने कहा। इसका भी कर्नल साहब को ना बताना। सवार हो जाओ और चलो। मैं जब घोड़े पर सवार हुआ तो मेरा घोड़ा उसके घोड़े के पहलू में चला गया। मेरी टांग मेम साहब की टांग के साथ जा लगी। तुम भी बहुत अच्छा आदमी है मोहम्मद खान, उसने मेरी रान पर हाथ मारकर कहा और हंस पड़ी। मैंने उस रात अपने मुतल्लिक सोचा, मैं कब तक यहाँ रहूंगा। ये मेरी मंजिल नहीं थी। मेम साहब ने मुझे ऐसी वर्दी पहना दी थी कि हर किसी की नजरें मुझ पर उठती थी। मैं डरता था कि कोई ना कोई मुझे पहचान लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मेम साहब मुझे छुड़ा नहीं सकेगी बल्कि मुझे बंगले से निकाल देगी। मुझे ज्यादा खतरा कर्नल नॉर्थ के अर्दली की तरफ से महसूस हो रहा था। उसका नाम रोशन खान था। पहले बता चुका हूँ कि वो मेरे इलाके का रहने वाला था। उसने मेरा नाम और मेरे जराइम की कहानियां सुनी थी। खदशा ये था कि उसका कोई एक ऐसा रिश्तेदार उसे मिलने आ गया जो मुझे पहचानता हो तो वो मुझे पकड़वा देगा। मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले के लिए 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर था। मैं पुलिस में रह चुका था। मुझे मालूम था कि इश्तिहारी यानी मफरूर मुलजिमों के फ़ोटो हर थाने में पहुंचा दिए जाते हैं जो एक बोर्ड पर चस्पा होते हैं। मैं सिर्फ बंगाल पुलिस का मफरूर मुलजिम नहीं था, मुझे पंजाब पुलिस भी ढूंढ रही थी। मीरठ छावनी और शहर के थानों में मेरा फ़ोटो ज़रूर पहुंच चुका होगा। मैं रोशन खान पर नज़र रखता था। मेरे इलाके के हज़ारों आदमी फ़ौज में थे, उनमें से कई मीरठ छावनी में भी होंगे। ये खदशा भी था कि रोशन खान का कोई ऐसा फौजी दोस्त ना आ जाए जो मुझे पहचानता हो। मैं जूं जूं सोचता गया, परेशानी बढ़ती गई। रह रह कर फरार का रास्ता ही सामने आता था, मगर ये समझ नहीं आती थी कि जाऊं कहाँ। एक ख्याल ये भी आया कि मेम साहब के साथ मेरी दोस्ती ऐसा रंग इख्तियार कर गई है कि वो मेरे राज को अपना राज समझेगी। मैं उसे अपनी असलियत बता दूं, लेकिन मुझे मेजर वेस्ट मैकार्ट याद आ गया। उसने मुझे कहा था कि कोई अंग्रेज मुझे नहीं बख्शेगा। सोच सोच कर मेरा दिमाग थक गया। दूसरे दिन मेरे दिल पर घबराहट तारी थी और सर में गिरानी महसूस हो रही थी कि कर्नल नॉर्थ दफ्तर चला गया। मुझे उसकी नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, मुझे फरार की ज़रूरत थी। मेरी कोई मंजिल नहीं, कोई पनाहगाह नहीं थी। मैं गिरफ्तारी से डरता था। किसी इंसान का मुझे कोई डर नहीं था। किसी को कत्ल कर देना मेरे लिए बच्चों का खेल बन चुका था। अंग्रेज़ों को मैं जिन भूत या आसमान से उतरी हुई मखलूक समझा करता था, लेकिन अब मैंने अंग्रेज़ों को इतनी करीब से देख लिया था कि उनका ज़मीर भी मुझे नज़र आ गया था। कर्नल नॉर्थ की मेम साहब जो अपने कर्नल खामिन को पल्ले नहीं बांधती थी, मेरी दाश्ता बन चुकी थी। मेरे दिल से अंग्रेज़ों का एहतराम भी निकल गया था और डर भी। मैं बरामदे में खड़ा था, कैप्टन एडिसन आ गया। मैंने बादल नखास्ता उसे फौजी अंदाज में सलूट किया। उसने सर हिलाकर मेरे सलूट का जवाब दिया और मेरे पास रुक गया। तुम अब भी मेम साहब के पास बैठते हो? उसने शहाना रोब से पूछा। अगर मेम साहब हुक्म दें तो मैं उनके पास बैठ जाता हूँ, मैंने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे वो मेरा आका नहीं और मैं उसका गुलाम नहीं। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, उसने गुस्से से कहा। तुम गंदे हिंदुस्तानी कुत्ते, मैं तुम्हारा ये गंदा चेहरा देखना नहीं चाहता।
मैं जल उठा। अगर वो हिंदुस्तानी होता तो मैं उसका गला दबाकर भाग जाता। मैंने उस अंग्रेज कैप्टन का इतना ही एहतराम किया कि उसका गला ना दबाया, लेकिन और कोई कसर ना रहने दी। मैं लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पर, मैंने कहा। तुमने मुझे गंदा हिंदुस्तानी कहा है। कुत्ते तुम हो जो एक कुतिया के पीछे फिरते रहते हो। तुम कर्नल साहब की मौजूदगी में यहाँ क्यों नहीं आते? उसके चेहरे का रंग गुलाबी था, ये रंग लाल हो गया। उसने जब गुस्सा झाड़ना शुरू किया तो उसके मुंह से झाग उड़ने लगी। उसमें मुझे उर्दू और अंग्रेजी में मिली जुली गालियां थी। मेम साहब से पूछो उसने मुझे क्यों रखा हुआ है, मैंने कहा। तुम मुझे कुत्ता कहते हो। मैं उस वक्त तक तुम्हें कुत्ता नहीं समझता था, जब तक मैंने ये नहीं देखा था कि तुम्हारे बंगलों के अंदर होता क्या है। अब मैंने देख लिया है। कैप्टन एडिसन और ज्यादा गरज कर बोलने लगा। मुझे एहसास था कि यह बादशाह कौम का कप्तान है और ये मेरे साथ औरतों वाली लड़ाई जारी नहीं रखेगा, बल्कि मुझे बाकायदा सजा दिलवाएगा। मेरी हैसियत ही क्या थी, मैं अर्दली था, हिंदुस्तानी था। मेम साहब हमारी गुसीली और ऊंची आवाज़ों पर बाहर आ गई। कैप्टन एडिसन ने फर्श पर पाँव मार मार कर और उंगली मेरे मुंह के करीब कर करके और ज़ोर ज़ोर से उंगली हिलाकर अंग्रेज़ी ज़बान में मेम साहब को बताया कि मैंने उसकी बेइज्जती की है। मेम साहब ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मेम साहब, मैंने कहा, अगर मैंने जुर्म किया है तो मुझे जेल में भेज दें। मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। ये साहब बहादुर मुझे कहता है कि मेम साहब के पास मत बैठो। मेम साहब की नज़रें जब मेरी नज़रों से टकराईं तो उसके चेहरे पर गुस्से का जो तासुर था वो साफ हो गया। उसने कैप्टन एडिसन को बाजू से पकड़ा और उसे अंदर ले गई। अंदर से कैप्टन एडिसन की गुस्सीली आवाज़ें सुनाई देती रहीं। मेम साहब की खूबसूरती का अपना एक असर था, लेकिन उसकी ज़बान में भी तासीर थी। उसने कैप्टन एडिसन को ठंडा कर लिया। एडिसन को यह डर भी था कि मैं कर्नल नॉर्थ को बता दूंगा कि वो उसकी गैर हाजिरी में उसके घर आता है। वो जब घंटे डेढ़ बाद बाहर निकला तो उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। मेम साहब ने मुझे आवाज़ दी, मैं अंदर गया। उसने अपने पास बैठने को ना कहा, लेकिन मैं उसके साथ लग कर बैठ गया। मैंने ये हरकत उसे ये जिताने के लिए की थी कि उस पर भी मेरा हक है। मेम साहब ने अपना एक बाजू मेरे गले में डाल दिया। इतना गुस्सा मत करो मोहम्मद खान, उसने कहा। कैप्टन एडिसन साहब बहादुर बहुत अच्छा आदमी है। वो बहुत ख़राब आदमी है, मैंने कहा। मैं उसे इसलिए अच्छा समझता हूँ कि वो आपको अच्छा लगता है। मुझे मालूम है कि वो आपके पास क्यों आता है। आपके दिल में उसकी मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है मोहम्मद खान, उसने कहा। तुम समझते हो, फिर फजूल बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें भी पूरी मोहब्बत देती हूँ। फिर एडिसन साहब बहादुर से कह दें कि मेरे साथ इस तरह बात ना करे, मैंने कहा। मैं किसी से डरने वाला आदमी नहीं हूँ मेम साहब। मैंने अपना लहजा बदल लिया और दोस्ती के लहजे में कहा, आप कर्नल साहब से तलाक क्यों नहीं ले लेती? आप तलाक लें और कैप्टन एडिसन साहब के साथ शादी कर लें। ओ मोहम्मद खान, उसने हंसते हुए कहा, तुमने ठीक बात कह दी, लेकिन मैं आला ख़ानदान की औरत हूँ। हम लोग तलाक को पसंद नहीं करते। कर्नल साहब बहादुर जब तक मरेगा नहीं, मैं उससे आज़ाद नहीं हो सकूंगी। उस ज़माने में अंग्रेज़ बीवियों को तलाक देना बहुत बुरा समझते थे। अब तो अंग्रेज़ों के यहाँ तलाक एक खेल है। मैंने जब उन लोगों के अंदर देखा तो मुझे पता चला था कि ये लोग, और ख़ास तौर पर ऊंचे और आला ख़ानदानों के अंग्रेज़, तलाक तक नौबत आने ही नहीं देते थे। इसका नतीजा ये था कि हमारे मुल्क की तरह बदकारी करते थे। मैं कैप्टन एडिसन के साथ शादी नहीं कर सकती, मेम साहब ने कहा। उसकी बीवी मौजूद है। फिर वो आपके पास क्यों आता है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी बीवी अच्छी औरत नहीं, मेम साहब ने कहा। बीवी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है, इसलिए कैप्टन एडिसन साहब बहादुर घबरा कर मेरे पास आ जाता है। ठीक है मेम साहब, मैंने बात को वहीं ख़त्म करने के लिए कहा। इस वाक़े के बाद कैप्टन एडिसन ने मेरे साथ ऐसा सलूक फिर ना किया। मैंने उसके साथ इतना ही ताल्लुक़ रखा जो अर्दली अपने आकाओं के मेहमानों के साथ रखते थे, यानी उन्हें देखकर सलाम करना और झुक जाना। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि कैप्टन एडिसन के दिल में मेरी नफ़रत भरी हुई है। मुझे कर्नल नॉर्थ के मुतल्लिक पहले से ज़्यादा ख्याल आने लगे। बेशक वो मेम साहब से उम्र में बहुत बड़ा था और शक्ल सूरत भी उसकी ऐसी वैसी ही थी, लेकिन सब बताते थे कि अपने रिसाले पर ही नहीं बल्कि तमाम ब्रिगेड पर उसका रोब और दबदबा चलता है। मैंने ये भी सुना था कि अक्लमंद आदमी है और उससे बड़े अफसर उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन घर में अपनी बीवी के सामने ऊंचा सांस भी ना लेना मेरी समझ में नहीं आता था। तकरीबन 1 महीना और गुजर गया। बंगले के दरे पर्दा हालात वही रहे, अलबत्ता मेरी एक ड्यूटी और लग गई। वो ये थी कि रात को कर्नल साहब को कॉफ़ी की एक प्याली दिया करूं। मैं कुछ हैरान सा हुआ कि मेम साहब को कर्नल का इतना ख्याल क्यों आ गया है। मैं उससे पूछ नहीं सकता था। पहली रात जब मैं मेम साहब के हाथ से प्याली लेकर कर्नल साहब के पास ले जाने लगा तो मेम साहब ने खुद ही वजह बता दी। कर्नल साहब बहादुर की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेम साहब ने कहा। डॉक्टर ने कहा है कि रात को इन्हें कॉफ़ी की एक प्याली पिला दिया करो। मैं जब कॉफ़ी की प्याली लेकर कर्नल नॉर्थ के कमरे में गया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, इधर रख दो और जाओ।
इससे मैं ये समझा कि कर्नल नॉर्थ को पता था कि आज रात से वो कॉफ़ी पिया करेगा। उसे मेरी तरफ देखने की ज़रूरत ही क्या थी, मेरे साथ तो उसने कभी बात ही नहीं की थी। वो तो मुझे बंगले में नौकरी दे ही नहीं रहा था, ये नौकरी मुझे मेम साहब ने दी थी। मैं कॉफ़ी की प्याली उसकी मेज़ पर रख कर और सलाम करके वापस चला गया। उसके बाद हर रात ये मेरा मामूल बन गया कि मैं मेम साहब के पास जाता और वो मुझे बावर्ची खाने में से कॉफ़ी की प्याली ला देती जो मैं कर्नल नॉर्थ की मेज़ पर रखा था। कैप्टन एडिसन ने बंगले में आना छोड़ दिया। मेम साहब की उसके साथ मुलाकात उसी तरह छावनी से कुछ दूर जंगल में होती थी, जिस तरह मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। मेम साहब घोड़े पर सवार होती, मैं दूसरे घोड़े पर सवार उसके पीछे जाता और जंगल में कैप्टन एडिसन घोड़े पर सवार पहुंच जाता और दोनों मेरी नज़रों से ओझल हो जाते। मेम साहब उस मुलाकात के बाद बहुत ही खुश नजर आती। 7-8 दिन गुजरे, कर्नल नॉर्थ ड्यूटी पर ना गया। मैंने मेम साहब को उसके पास पलंग पर बैठे हुए देखा। कर्नल लेटा हुआ था। किसी नौकर को बेडरूम में जाने की जुर्रत नहीं हो सकती थी, लेकिन दरवाज़ा खुला था और कर्नल ने मुझे देख लिया था। मैंने वफादारी का सबूत देने के लिए दरवाजे में खड़े होकर कर्नल साहब को सलूट किया और पूछा कि साहब बहादुर क्यों लेटे हुए हैं। कर्नल साहब के बजाय मेम साहब ने हमदर्दी के लहजे में कहा कि कर्नल साहब की तबीयत ठीक नहीं। मेम साहब, मैंने कहा, हुक्म हो तो मैं डॉक्टर साहब को यहाँ ले आऊँ? नहीं मोहम्मद खान, मेम साहब ने कहा, तुम बाहर ठहरो, डॉक्टर साहब आ रही हैं। 15-20 मिनट के बाद एक अंग्रेज मेजर वर्दी में आया। उसके हाथ में डॉक्टरों वाली टूंटी देखकर मैं समझ गया कि ये मेडिकल ऑफिसर है। उसने मुझे कहा कि मैं कर्नल साहब को इत्तला दूं कि डॉक्टर आया है। मैंने अंदर जाकर इत्तला दी। ये मेजर डॉक्टर तकरीबन निस्फ घंटे के बाद बाहर आया और चला गया। मेम साहब जब बाहर आई तो मैंने उससे पूछा कि कर्नल साहब बहादुर को क्या तकलीफ है। उसने बताया कि थकान ज्यादा हो गई है और ठंड लग गई है। कर्नल नॉर्थ 2 दिन ड्यूटी पर ना गया। तीसरी सुबह को वो पहले की तरह वर्दी पहनकर ड्यूटी पर चला गया। मैंने देखा कि बीमारी के दौरान मेम साहब उसकी देखभाल बड़ी हमदर्दी और प्यार से करती थी। 3-4 रोज के बाद कर्नल नॉर्थ फिर बीमार हो गया। उसे देखने के लिए वही अंग्रेज मेजर डॉक्टर आया। वो देख कर चला गया और रिसाले का एक हिंदुस्तानी सिपाही कर्नल नॉर्थ के लिए दवाइयां लाया। अब कर्नल नॉर्थ 3 दिन बीमार रहा। मेम साहब को उसकी बीमारी का इतना गम था कि वो शाम की सवारी के लिए भी ना गई। ना कैप्टन एडिसन उसे बंगले में मिलने के लिए आया। मुझे मेम साहब में ये तब्दीली देखकर खुशी सी हुई। अब पता चलता था कि मेम साहब कर्नल नॉर्थ की बीवी है। 3 दिन के बाद कर्नल नॉर्थ सेहतयाब होकर ड्यूटी पर गया, लेकिन 4-5 दिन के बाद वो फिर बीमार हो गया। मैं देख रहा था कि वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। मैंने एक रोज़ उससे पूछा कि साहब बहादुर, ये क्या बीमारी है जो आपको बार बार लग जाती है? उसने इतना ही बताया कि पेट में कुछ गड़बड़ है और सीने में जलन होती है। मैंने वफादार अर्दलियों की तरह उसकी सेहत के लिए दुआ की। ठीक है जवान, उसने कहा। अंग्रेज अफसर जब किसी घर आए हिंदुस्तानी को या अपने किसी नौकर को ठीक है कहता था तो इसका मतलब यह होता था कि उसने बाइज्जत तरीके से कहा है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। एक बार फिर कर्नल बीमार हो गया। उसकी बीमारी को तो डॉक्टर ही अच्छी तरह समझ सकता था, लेकिन मुझे शक हो रहा था कि कर्नल को टीबी हो गई है, जिसे हम देहाती लोग सूखा कहा करते थे। इस दफ़ा वो 6-7 दिन ड्यूटी पर ना जा सका। इस बीमारी के दौरान एक रोज़ मुझे मेम साहब ने अंदर बुला लिया। देखो मोहम्मद खान, मेम साहब ने कहा, तुम अस्पताल चले जाओ, मेडिकल ऑफिसर ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें दवाइयाँ देंगे, वो ले आओ। मैं बहुत तेज़ तेज़ चलता फौजी अस्पताल में पहुंचा। मेजर डॉक्टर का दफ्तर पूछकर मैं अंदर चला गया। मैंने उसे सलूट करके कहा कि मेम साहब ने मुझे कर्नल साहब बहादुर की दवाई के लिए भेजा है। बैठ जाओ जवान, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करके मुझे कहा। मैं उसे सलूट करके बाहर की तरफ चल पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अंग्रेज मेजर एक अर्दली को कुर्सी पर बैठने को कहेगा, लेकिन उसने मुझे वापस बुला लिया। इधर हमारे सामने कुर्सी पर बैठो, उसने कहा। मैं इस तरह डरते डरते कुर्सी पर बैठा जैसे ये कुर्सी मुझे काट खाएगी। देखो जवान, मेजर ने मुझे नरम से लहजे में कहा, तुम हिंदुस्तानी अर्दली हो। अगर तुमने मेरे किसी सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें 14 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा। मैं बिल्कुल सच बोलूंगा साहब बहादुर, मैंने गुलामों की तरह कहा। मेजर कुछ देर मेरे मुंह की तरफ देखता रहा और चुप रहा। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि मेरे कपड़ों के अंदर पसीना फूट रहा है। मुझे 2 खतरे दिन की रोशनी की तरह नजर आने लगे। एक ये कि इस मेजर को पता चल गया है कि मैं मफरूर कातिल और डाकू हूँ। दूसरा ये कि इसे किसी तरह इल्म हो गया है कि कर्नल नॉर्थ की मेम साहब ने मेरे साथ काबिल एतराज़ मरासिम कायम कर रखे हैं। मैंने 1 सेकंड में सोच लिया कि इसने अगर मुझे कहा कि तुम मफरूर मुल्जिम हो तो मैं फ़ौरन उठूंगा और गोली की तरह दरवाजे से निकल जाऊंगा। फिर मैं इन लोगों के हाथ नहीं आ सकूंगा। अगर मेम साहब के साथ मेरे खुफिया ताल्लुकात की बात होती तो साफ कह दूंगा कि मैंने मेम साहब का हुक्म माना है। क्या तुम रोज़ाना रात कर्नल साहब को कॉफ़ी देते हो? मेजर डॉक्टर ने पूछा।
हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया। जब पहली दफ़ा कर्नल साहब बीमार हुआ तो तुमने उससे पहले उसे कॉफ़ी देनी शुरू की थी या बाद में? मेजर ने पूछा और मेहरबानी के लहजे में कहा, तुम डरो मत जवान, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं कुछ और मालूम करना चाहता हूँ। मैंने कर्नल साहब बहादुर को बीमारी से कुछ दिन पहले कॉफ़ी देनी शुरू की थी, मैंने जवाब दिया। क्या उससे पहले कर्नल साहब ने तुम्हें कभी कहा था कि मेरे लिए कॉफ़ी लाओ? नहीं साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया। कर्नल साहब ने मुझे कभी कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया था। वो तो मेरे साथ बात भी नहीं करते थे। क्या तुम्हें मेम साहब ने कहा था कि साहब को कॉफ़ी दे आया करो? हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया। मुझे मेम साहब ने हुक्म दिया था। बंगले में मेम साहब का कर्नल साहब के साथ क्या सलूक है? मैंने पुलिस की ट्रेनिंग की थी और उसके बाद कुछ अर्सा एएसआई के ओहदे पर पुलिस की सर्विस भी की थी। हमें जहर खुरानी की तफ्तीश की ट्रेनिंग दी गई थी और मैंने बंगाल में जहर खुरानी की एक वारदात की तफ्तीश भी की थी। ये अंग्रेज़ मेजर डॉक्टर जब मुझसे ऐसे सवालात पूछता चला गया तो मेरे अंदर पुलिस वाली हिस्स बेदार हो गई। मैं समझ गया कि मेम साहब ने कर्नल नॉर्थ को जो कॉफ़ी पिलानी शुरू की थी उसमें वो कुछ मिला देती होगी जो बीमारी की सूरत में अपना असर दिखा रही थी। मैंने एक रात ऐसे ही कुछ देखा था। मुझे ना मेम साहब के साथ मोहब्बत थी ना कर्नल नॉर्थ के साथ कोई दुश्मनी। मेरे लिए यह भी ज़रूरी हो गया था कि अपनी जान बचाऊं।